नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी महाराष्ट्र के सियासत की, जहां महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर अस्तित्व का संकट है। महायुति का डर या फिर द एंड हो जाने का डर मिला रहा है दो बिछड़े भाइयों को। समझेंगे महाराष्ट्र की सियासत को कि महाराष्ट्र की सियासत किस तरह से नई करवट ले रही है और क्या है इन जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसके मायने। इसके बाद बात होगी ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी यानी वीबीजी रामजी कानून। बिल नहीं, कानून। जी हां, क्योंकि अब ये राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद कानून बन गया है और इस नए कानून के तमाम अनछुए पहलुओं पर आज हम करेंगे बात। तो आपको यह भी बताएंगे कि विपक्ष के विरोध की दरअसल असल वजह क्या है। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां पर बात यह होगी कि आखिर एसआईआर को लेकर के क्या तैयारियां कर रही है टीएमसी और ये पूरा जो जुबानी जंग जो छिड़ी हुई है उसके पीछे सियासत क्या है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है हेडलाइंस। भारत न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंध हुए और सशक्त एफटीए से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मिलेगी नई गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बातचीत में समझौते को बताया देशों के संबंधों के लिए बेहद अहम। विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है जी राम जी अधिनियम। 15 दिनों के भीतर देना होगा मजदूरी का भुगतान, देरी होने पर श्रमिकों को मिलेगा मुआवजा। विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को जारी किया नोटिस। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। कहा पीएमएलए के तहत दर्ज दूसरे केस पर भी पड़ेगा इसका असर। पश्चिम बंगाल में बंगाली भजन जागो मां गाने पर विवाद। आयोजक महबूब बोला ई ना चोलबे, गाओ कोई सेकुलर गाना। गायिका के साथ किया गाली गलौज। विवाद बढ़ने पर राज्य पुलिस ने महबूब मलिक को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस में महायुति का क्लीन स्वीप। बीजेपी के हर क्षेत्र में बढ़ी लोकप्रियता। सिंगल डिजिट में निपटे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना। लेकिन कांग्रेस ने अलापा वोट चोरी का पुराना राग राज्य चुनाव आयोग को दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र की राजनीति में एमवीए को अस्तित्व का संकट। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जारी है घमासान। टीएमसी ने एसआईआर के बाद बीएलए के साथ की बैठक। 1.5 करोड़ वोट की संदिग्धता पर चिंता। मैपिंग के लिए बीएलए को तैयार करेगी टीएमसी। वहीं बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले निष्कासित टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने किया नई पार्टी का ऐलान। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत का। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जो कि बहुत जोर शोर के साथ बनी थी, उसका क्या द एंड होने जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कह सकते हैं कि आज बीजेपी अकेले पूरे महाराष्ट्र की इकलौती पार्टी ऐसी बन गई है, जबकि अन्य दलों की स्थिति इलाकों तक, विशेष इलाकों तक सीमित रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता द्वारा बीजेपी और महायुति पर फिर से भरोसा जताने के लिए उनका विशेष आभार जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कुल 288 निकायों में महायुति ने लगभग 207 नगर अध्यक्ष पद जीते हैं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 44 पदों पर कब्जा पाया है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 117 से अधिक निकायों में
नगराध्यक्ष पद हासिल कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा कायम किया। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 53 और अजित पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 37 पद जीते हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में से किसी ने भी डबल डिजिट यानी कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद और आम जनों से लगातार जनसंपर्क ने बीजेपी को 2017 के मुकाबले 2 गुनी सीट का इनाम दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले राज्य भर में 38 रैलियों को संबोधित किया था। जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ संजीदगी से काम किया था। इन नतीजों ने दिखा दिया है कि भाजपा आने वाले समय में महाराष्ट्र अपने दम पर भी जीत सकती है, अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी वोट चोरी और एसआईआर पर लोगों को अभी तक भ्रमित करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की सबसे चर्चित सीट कामठी नगर परिषद में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अपने 40 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने यहां मेयर पद पर यानी नगर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है, जबकि यह परिषद कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जहां काम वहां हम, मतलब साफ है कि जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर दिखी वहीं पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी दिखी। अब सवाल यह है कि क्या जनवरी 2026 में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इसका असर दिखेगा। बीएमसी चुनाव में अब साफ है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन जिस राज ठाकरे की मनसे को लोकल बॉडी इलेक्शन में जनता ने नकार दिया, उसे साथ लेकर क्या उद्धव ठाकरे पुरानी शिवसेना के अस्तित्व को बचा पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीत का श्रेय महायुति की लगातार मेहनत और लोकप्रियता को दिया है। देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको हम देवा भाव बुलाते हैं, उनके लगातार दिन रात विकास के कामों के आधार पर महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो देवा भाव ने, एकनाथ राव ने और अजीत दादा ने चलाई है, उसके लोकप्रियता के कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जनता ने एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर और पूरी महायुति के तीनों दलों को मिलकर नगर निगम के चुनाव में दी है। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 75% नगरपालिका में भाजपा ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। तो पूरे राज्य के 48% नगर सेवक बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। और अब शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी का कहना है कि वो दिन चले गए जब सरनेम के आधार पर वोट मिलते थे। पक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। ईवीएम सेट, इलेक्शन कमीशन सेट, एसआईआर सेट, वोटर सेट, पैसा सेट, वो सेट मैच में ही विश्वास करते हैं। हम यहाँ जमीनी स्तर पे काम करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके सरनेम के आधार पे वोट मिलेंगे, गए वो दिन बदल चुके हैं। प्रगति की राजनीति देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे, शिवसेना का जो धनुष्य बाण है, सच्चे धनुष्य बाण की जीत हुई है आज।
वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि अब बैठक का सिलसिला खत्म हो गया है। बैठक का सिलसिला खत्म हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आज आखिरी बैठक हुई यही। अब कल या परसों तक हमारी जो गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, कौन कितनी सीटें पर लड़ रहा है, ये उद्धव जी और राज्य एक साथ आकर आपको बताएंगे। कभी दो फाड़ हुए थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और अब एक साथ आने को तैयार है। सियासत क्या ना करा दे। फिलहाल कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथल्ला का कहना है कि लोकल लीडरशिप सब तय करेगी। No. It's a local body election. Local body election, sometimes our people wanted to have an alliance. Some places they don't want to have alliance. So it is up to the local leadership to decide. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सीए समीर बाकरे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ किशोर तिवारी, जो कि शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के समर्थक माने जाते समर्थक हैं दरअसल, और उनका पक्ष रखेंगे, उनके नेता हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिशिर, आपके पास आते हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेना चाहेंगे, क्योंकि अब जो जनता को जो जनमत देना था कम से कम इन चुनावों में, वो तो उसने दे दिया है। अब नेताओं की बारी है कि वो आपस में जुड़े, मेल करें, बैठक करें, या फिर सर फुटअव्वल करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। क्या कुछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नेताओं के पार्टियों के दफ्तर और नेताओं के ड्राइंग रूम से आप निकाल कर लाए हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें खासतौर पर इस जीत की, तो इस जीत के मायने कितने बड़े हैं वो सबसे पहले जानने की प्रयास हम करेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को जो है शहरी पार्टी का तमगा दिया था विपक्ष ने उस वक्त के, और ये कहते थे कि सिर्फ जो शहर है वहीं पर ये पार्टी चुनकर आती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें 2017 में जो पिछले चुनाव हुए थे और अब 2024 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें अगर पार्टी का ग्राफ देखें तो बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2017 में जहां पर 1200-1300 पार्षद पार्टी के चुन के आए थे बीजेपी के, वही वो संख्या आज 3500 के ऊपर गई है। मतलब तकरीबन 48% जो है पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी छाई हुई है, खासतौर पर नगर परिषद और नगर पंचायत के इलाकों की अगर हम बात करें, और इसीलिए ये आंकड़ा इतना एक्सपोनेंशियली है। वही बात करें 2014 में उस वक्त देखा जाए तो संयुक्त शिवसेना थी, संयुक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, उनके आंकड़े अगर देखा जाए तो वो भी 890-900 के आसपास जो है नगर सेवक उनके चुनकर आए थे। एक कड़ी फाइट उस वक्त थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो चित्र पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात करें आंकड़ों की, तो जिस प्रकार से कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, नगर परिषद चुनाव में और पंचायत चुनाव में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एक पार्टी केडर होता है वही कहीं ना कहीं यहाँ पे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूरा पार्टी केडर जो है शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की, और इसीलिए अब गांव में, तालुका में, जिले में अगर देखा जाए तो बीजेपी का ये कैडर बढ़ता जा रहा है। ये सबसे प्रमुख बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि अभी आगे की रणनीति किस प्रकार से होगी। जाहिर सी बात है इस वक्त अगर ठीक है जो है किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होगी वो भी देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये एक चुनाव है, लेकिन अब जो नजरें इस वक्त गड़ी हुई है वो नगर पंचायत, जो महानगर पालिका है उसके चुनाव पर, और साथ ही साथ जो आने वाली जिला परिषद के चुनाव है उसके ऊपर। हालांकि सभी चुनावों को अगर हम हम आगे आपसे समीकरणों को जानने समझने की कोशिश करेंगे, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का, और कौन जीत का सेहरा बन रहा है किसके सर, ये भी हम आपसे जानेंगे शिशिर। लेकिन इससे पहले विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे। विनोद जी, कैसे इस जीत का या इस चुनाव का, दरअसल क्योंकि जीत के साथ साथ हार भी है जुड़ी उसमें, तो इसका आकलन कैसे करेंगे? लेकिन अब अभी अपनी रिपोर्ट आप दिखा रहे थे जिसमें आपने गृह मंत्री अमित शाह का एक कोट किया था कि जहां कम वहां हम। जी, तो ये जहां कम वहां हम का मतलब अमित शाह गृह मंत्री ने अभी बिहार के चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में कहा था कि जो सीट हमारी सबसे ज्यादा कमजोर है वहां पे हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे सारे लोग मिल के लड़ते हैं और उसको जीत में बदलते हैं।
तो ये जहां कम वहां हम वाला जो है, अभी आप नागपुर के देखिए कि वो एक सीट है काठवा का, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, उसमें 40 साल के बाद बीजेपी वहां मेयर का पद हासिल किया है। आप वो सोच सकते हैं जिसमें कभी बीजेपी जीती ही नहीं, जिस सीट पे उस सीट को बीजेपी ने हासिल किया है। तो जहां कम वहां हम, ये कामयाब फार्मूला है कि बीजेपी किस तरह से कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि देवेंद्र फडणवीस को आप ये देखिए कि इस पूरे चुनाव में एक अग्नि परीक्षा थी। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में देवा भाव है, तो ये शहरी पार्टी कैसे ग्रामीण अंचलों में 1700, आप 2017 का आप ये देखिए रिकॉर्ड जो शिशिर बता रहे थे आपको कि उसमें 1700 के लगभग उसने ये सीटें हासिल की थी। आज बीजेपी ने 3400 ग्राम पंचायतों में सीट हासिल की है। तो ये इतनी बड़ी पार्टी, ये जादू नहीं होता है, ये निरंतर जनसंपर्क और निरंतर जनसंवाद का होता है। आप सोच सकते हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में एक चीफ मिनिस्टर ने 38-40 रैलियां की है, और आप दूसरी तरफ सिर्फ वोट चोरी, ये SIR और क्या क्या आरोप लगा के आप खाली मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, और वहां चुपचाप वो काम हो रहा था। तो ये जमीनी संपर्क का जमाना है। आप सिर्फ ब्लफ करके, आप सिर्फ सोसेबाजी और भ्रम फैला के जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन ने एक बड़ा मैसेज दिया है, और जनता ने ये जनादेश को ये बताया है, इसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो, तब फिर आपके भी रास्ते बदल सकते हैं। ठीक है किशोर तिवारी जी, आपसे तो ये सवाल भी है कि किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर लाइए जी। किशोर तिवारी जी, आपके साथ तो ये सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि दरअसल ये किस तरह से आपके आगे की राह है, और क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ जाना और जो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके नेता ने जो एक जिसको कहते हैं कि पूरा 360 डिग्री टर्न लिया था, उसका परिणाम अब नजर आया है? नहीं, राजनीति में एक तो जीत होगी या पराजय होगा। तो समीर भाकरे आए हैं यहाँ, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ पहले तो। और निखिल, एक बात मैं बताता हूँ, आपने बोला कि हम भी आत्मचिंतन कर रहे हैं ना, कि हमने कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद हमें क्या गंवाना पड़ा, और बीजेपी के साथ है तो बीजेपी का साथ छोड़ के हमने कुछ होया या हमारी लड़ाई और कठिन हुई। अब मैं निखिल आपको बताता हूं कि आपने जो उल्लेख किया, काम थी नगर पालिका का, वहां मेयर नहीं चुन के आया, नगर अध्यक्ष चुन के आए। लेकिन बीजेपी से तो करीबी एक दलित नेता है सुलेखा कुंभारे, उन्होंने ही बताया है कि वहां पर 22 से 25 हजार वोटों के बीच 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे गए। अब मैं अभी बता रहा हूँ विदर्भ के अंदर, एक मिनट मेरी पूरी बात समझ लो। जी, बोलिए। हाँ सर, विनोद जी एक मिनट जी, उनको खत्म कोई भी हंसो मत। मैं मेरे गांव में मेरा भाई चुनाव लड़ा था, उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी दोनों थी, और दोनों ने रेट बढ़ाते तो ये तो चलिए सर, आपने एक सीट की बात बताई, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब अदरवाइज आप लोग बहुमत में आने वाले थे, दहाई आंकड़े में भी नहीं पहुंचे। एक मिनट मैं बताऊं क्या तुमको? जी। ये चुनाव आयोग ने गजब की सेटिंग की है ईवी मशीन पे, जो चलती ही आ रही है। ऐसा है कि घर के भी वोट नहीं मिलते आजकल, घर के भी वोट बीजेपी को चले जाते और घर के भी वोट चले जाते हैं, और उसमें घर वाले इतने हमको गालियां दे रहे कि भैया पड़ोसी के यहाँ पर 1-1 लाख रुपया आ गए 10 वोट के, और हमको एक पैसा नहीं मिला। आप ये राजनीति करने से हमारा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। देखो, बीजेपी ने जो प्रजातंत्र का मजाक बनाया है, ये ठीक है सर, ठीक है। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मैं ठीक है, आप उसी लाइन पर चल रहे हैं, और दहाई का आंकड़ा आप नहीं पहुंचे, 288 सीटें थी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई सारी सीटें हम इस वजह से हार गए क्योंकि चुनाव आयोग ने हरा दिया। समीर भाकरे साहब, किस तरह से देखते हैं आप इन आरोपों को, क्योंकि ये आरोप कोई नए नहीं है? देखिए निखिल जी, नमस्कार। मैं तो पहले कहना चाहूंगा कि हर तरफ है जनता के प्यार का समुंदर, और देवा बाबू ही है असली महाराष्ट्र के धुरंधर। तो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष देखिए किशोर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। किशोर जी,
देखिए आप देखिए तुम्हें भी नरेंद्र मालूम, तुम्ही भी माननीय काम प्रधान केला गेली होती. निखिल जी, ये देखिए क्या मतलब नहीं कोई इनकी बात नहीं, हार आप भी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पैसे में वाटले की नहीं वाटले? विकास, विरासत और विश्वास पैसे एक बांटे तरफ की नहीं है। बांटे? दूसरा देखिए एक हमारी पैसे बांटे की नहीं बांटे देवेंद्र बाबा? जी के नेतृत्व में, किशोर जी आप चुप रहिए प्लीज। देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे पास मेरे विश्वास जवाब है, दे दो एक। आइडियोलॉजी है, निखिल शासन जी, है, मेरा एक प्रशासन जवाब है। चाहिए. देखिए ये निखिल जी ऐसे आएंगे debate आएंगे नहीं होगा किशोर ना। जी, आपके पास भी आएंगे। जब आपकी बारी आएगी तो पूछेंगे ना, उनको तो बोल नहीं, लेने मेरा एक दीजिए, सादा क्योंकि एक- ये जो नहीं, आप देखिए इस डिबेट किशोर में जी, जैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, किशोर जी, दरअसल ये जो लोग दर्शक जो इसको देख रहे हैं वो भी इसको देख रहे हैं कि तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं जा रहा है। आप इसको भी समझ लीजिए। निखिल जी, देखिए, आपको लगता होगा कि हो opposition के सकता है आप पास उनको सिर्फ- नहीं बोलने दे रहे हैं, लेकिन वो निखिल अगर जी- नहीं भी बोलने दे रहे हैं तो भी ठीक है। समीर बाकरे जी कहिए अपनी बात जी। निखिल जी देखिए, विपक्ष के पास निराशा, नकारात्मकता, आइडियोलॉजी नहीं है, कंफ्यूजन है, परिवारवाद है, जातिवाद है। और उसके साथ आप देवा भाऊ को देखेंगे तो देवेंद्र जी के पास विकास का विजन है, दूसरे आइडियोलॉजी है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। और आप देखिए गढ़चिरौली से लेकर मुंबई तक विकास की बात कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं का चुनाव में भी देवेंद्र जी 48 सभा लेते हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्या पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा में भी जीती है और यहाँ भी जीती है। अब ये विपक्ष के पार्टी के पास, मैं तो कहता हूं कि देवेंद्र जी की आप कई वीडियोस निकाल के देखिए, मुझे विपक्ष के पार्टी के लीडर का एक वीडियो बता दीजिए जो विकास की बात कर रहा है। कल देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा था कि मैंने मेरी हर सभा में सिर्फ विकास की बात की, मैंने अपोजिशन लीडर्स का नाम भी नहीं लिया। तो जनता का विश्वास, जनता ने पूरे विकास के ऊपर ये हमारे को मैंडेट दिया है, और हम और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि कैसा है, ये मैंडेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम अकाउंटेबिलिटी बिलीव करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधान सेवक है, वैसे हमारे देवा भाऊ का आप कोई भी टाइमलाइन निकाल के देखिए, वो दिन भर में क्या प्रोग्राम करते हैं, कितने काम करते हैं। और यहाँ देखिए उद्धव ठाकरे जो है या राज ठाकरे जो है, या नकारात्मक जातिवाद, प्रांतवाद, बाहरी लोगों को मारना, इनके पास एजेंडा क्या है? मैं तो किशोर तिवारी जी से पूछना चाहूंगा, आपके पास एजेंडा क्या है? आपके पास एक एजेंडा नहीं, और देवेंद्र जी के पास पानी से लेके तो हाउसिंग से लेके तो हर चीज का एजेंडा है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर ये दोनों ठाकरे बंधु साथ भी आ रहे हैं तो साथ आना है जरूरी, क्योंकि परिवार बचाना है मजबूरी, क्योंकि अभी उनके परिवार भी खत्म हो जाएंगे। बीएमसी के चुनाव के बाद ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये नगर निगम चुनाव में भी आपने देखा होगा कि क्या उनकी हालत हो गई है। जितने सीट्स एकनाथ शिंदे जी ने जीती है, उतनी पूरी मिल के विपक्ष नहीं जीत पाई है। और देखिए निखिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूबीटी ने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। 2019 में जो इन्होंने आइडियोलॉजी को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा, मराठी मानुस को छोड़ा, ये इसका नतीजा है। रखना जरा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसका जवाब ले लेते हैं जरा एक बार। मैं चाहूंगा कि इस पर बात को आगे बढ़ाएं। किशोर जी आपके पास, विनोद जी आता हूं, उससे पहले किशोर तिवारी जी आप एक चीज बताइए। किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई अदरवाइज तो आप जीते हुए थे, आपकी लहर चल रही थी पूरे स्टेट में, दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंचे क्योंकि चुनाव आयोग ने नहीं जीतने दिया। तो क्या दिक्कत रही? ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर पैसे बांट दिए गए? किस पर आकर स्टिक हो रहे हैं? नहीं, मैं एक बात बताऊं तुमको, चुनाव के रिजल्ट से तो हमको लगता है कि इन्होंने तय कर लिया था कि दिल्ली की मर्जी के लिए हमको जीत के आना है। तो इन्होंने ये सब तो छोड़िए, हमने कहा कि आप अभी तय कर लीजिए किसकी वजह से हारे। सीनियर व्यक्ति है, तीन आपको विकल्प दिए हैं। पैसा चल गया इसलिए हार गए, या वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गया इसलिए हार गए, या ईवीएम में गड़बड़ हो गई इसलिए हार गए? एक मिनट में बताता हूँ। वोटर लिस्ट या ईवीएम का सेटिंग तो पुराना है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये चुनाव के अंदर पैसा जो बांटा गया, उस वजह से हमने चुनाव हारा है। पैसे की बारिश बीजेपी ने की, ठीक है, पैसे की वजह से हुआ। तो आप ये मान रहे हैं कम से कम, आपके नेता की नहीं, सुनिए ना समीर बाकरे जी, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पैसा चला लेकिन वोटर लिस्ट ठीक थी, और इसके साथ ही साथ ईवीएम भी ठीक था। जो कांग्रेस चस्पा कर रही है उससे आपका इतर व्यू है? समीर बाकरे किशोर जी, पूछा है, मुझे पूछा? नहीं, सेटिंग तो पुराना ही चल रहा है। अरे आप तय नहीं कर पा रहे हैं, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल चला क्या, पैसा चला या वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, लेकिन कोई गलती से भी वोट डाल दे
हाँ तो बीजेपी को ही जाता तो है। फिर पैसे की मैंने जरूरत तो कहाँ रह बताया गई? उम्मीदवार अगर के- अगर वही सेटिंग है, देखिए आप अरे तय नहीं भाई- कर पा रहे हैं। अगर जब अगर ईवीएम गड़बड़ है, फिर पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसा, पैसे तो बांटे ही है, नहीं तो लोग ही नहीं जाते। अब आप अरे फंस लोग- गए दरअसल अपने ही जवाब में। मैं लोग भी इस नहीं बात पे जाते। आगे नहीं अरे जाऊंगा, लोग ही नहीं लेकिन जाते। कम से कम जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है वो भली बात समझ रही होगी। विनोद जी, मैं एक चीज और मैं जो सवाल उनसे पूछना चाह रहा था, दरअसल वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पहले जिसको कहते हैं कि फूटी आंख नहीं सुहाते थे कम से कम सियासत में, और अब एक साथ गलबहियां करने को तैयार है। निखिल देखिए, आप इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम किशोर जी बोलेंगे कुछ, लेकिन किशोर जी का आप जानते हैं कि पिछले 30-40 साल से महाराष्ट्र की राजनीति को देखने से, बहुत करीब से देखने का अनुभव है। हम लोग भी इतने वर्षों से उन्हें जानते हैं जी, बहुत पके पकाए लीडर हैं वहां के। सवाल है किशोर जी कि आखिर ये क्या मजबूरी हुई कि इतनी दुर्गति होने के बाद आपकी पार्टी का आज आप पार्टी के शिवसेना के रूप में, तो शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र में परचम फहरा दिया अपना, एकनाथ शिंदे कि असली शिवसेना तीर धनुष वाला वही है। आपकी शिवसेना जो है आज, अगर आप सोचिए कि कांग्रेस को एमबीए से हटा के आप अगर राज ठाकरे के साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या राज ठाकरे पैसे के बोरी लेके आ रहे हैं कि आप फिर पैसे लेके जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे बीएमसी में? बीएमसी आपके शिवसेना का अस्तित्व है और उसमें आप माइनस कांग्रेस, माइनस शरद पवार, आप सीधे सीधे राज ठाकरे के साथ जा रहे हैं। तो बताइए, इसके पीछे शिवसेना का अस्तित्व है या शिवसेना राज ठाकरे से पैसे का एक बड़ा उगाही लेने वाला है? क्या है आपके पास? मैं एक बात कर लेता हूँ। मैं बात कर सकता हूँ? जी जी किशोर जी, निखिल जी जी किशोर जी। हाँ, मैंने मेरे पार्टी से मेरा ये डिफरेंस है कि अगर राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो अमराठी लोग, यानी हिंदी भाषी या जो मराठी नहीं बोलते वो लोग, माइनॉरिटी के लोग और दलित लोग, यह हमारे से दूर जाएंगे। तो मैं एक ऐसा नेता हूं शिवसेना में कि जो स्पष्ट कहता हूं कि राज ठाकरे के साथ दिल मिलाने से हमें जो वोट मिले थे विधानसभा में, कहीं वो न चले जाए या हमारे हाथ से बंबई न चली जाए। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन संजय राउत तो खुलेआम कह रहे हैं कि जी आखिरी राउंड की भी बात हो चुकी है, और इस बारे में मैं चलते चलते चाहूंगा शिशिर सेलार कुछ प्रकाश डालेंगे, जो वहां की अब जिसको कहते हैं कि बदली हुई सियासत। शिशिर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा रुख, जो पूरी सियासत की हवा है वो बदल गई है? और मैं बल्कि शिशिर के बजाय समीर बाकरे जी को यहाँ लेकर आना चाहूंगा। और समीर बाकरे जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक नई तरह की सियासत, विकास की बात आप लोग लेकर सामने आए हैं, और जो विपक्ष है वो लगातार अभी भी जो उनकी जिस तरह से वो चीज़ों को सामने रख रहे हैं, पर्सपेक्टिव, जैसे कि अभी आपने देखा कि किशोर तिवारी जी बार बार, उनके पास कोई दूसरी चीज़ कहने को नहीं है सिवाय इसके कि वोट चोरी हो गया, पैसे बट गए। देखिए निखिल जी, मेरा तो क्लियर मानना है कि विपक्ष के पास कोई विजन भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन है। तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगर महाराष्ट्र का इतना तेजी से विकास हो रहा है, देश के एफडीआई का 40% हिस्सा महाराष्ट्र में आ रहा है और हर प्रदेश और हर रीजन का विकास हो रहा है, तो जनता भी देखती है सिंसियरिटी किसके पास है, अकाउंटेबिलिटी किसके पास है और इनके पास है क्या। मतलब निगेटिव बात करना, ईडी, सीबीआई, वोट चोरी, ईवीएम, इसके अलावा तो आपने 5-6 साल से कुछ सुना ही नहीं है। तो ना जनता के बीच में जाती है और इनके, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि एमवीए के किसी नेता ने ये नगर निगम चुनाव में सभाएं तो भी की क्या? उद्धव ठाकरे अपने मातोश्री से जाते हैं, सिर्फ बाहर निकलते और उनके लिए मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई हो गया, और मुंबई में भी मराठी मानुस भी उनके साथ नहीं है ना। और हम लोग कोई प्रांतवाद की बात नहीं करते, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो जब जनता देखती है कि हिंदू आइडियोलॉजी के साथ ये चल रहे, राष्ट्रीयता के साथ चल रहे और हर समाज के हर वर्ग के साथ चल रहे, आपने जैसे आपके ओपनिंग रिपोर्ट में कहा था कि जो पूरे शहरों में और गांवों में जो भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, क्योंकि हमारी पूरी समाज के हर क्षेत्र में हमारा काम है और समाज का हर जात, प्रांत, धर्म हमारे साथ है। ठीक है, तो अगर हम लोग जमीन पे है और काम दिख रहा है, इसलिए लोगों का बार बार विश्वास आ रहा है। ठीक है, ठीक है। दरअसल ये अपने आप में बड़ा जिसको कहते हैं विनोद जी, एक आपने देखा है कि
ट्रिपल एम की बात की, जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार, अब पहले आप तक सुनते रहे होंगे डबल इंजन, अब ये कहा जा रहा है कि नगर निकाय, जो ग्राम विकास, यानी कि जो नीचे से ऊपर तक सब बीजेपी ने इस तरह से किया है कि उसका कहना है कि एक दूसरे के पूरक है। देखिए, अभी जो किशोर जी बता रहे थे, असली परेशानी यही है। ये ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो एक तरह से जो रीजनल पार्टी हैं अलग अलग स्टेट में, आप जब देखते हैं वो सीधे सीधे उसके एग्जिस्टेंस को चुनौती देता है। इसका मतलब है कि अगर सेंटर और स्टेट की सरकार के डेवलपमेंट के फ्लो और उसके रफ्तार को अगर लोगों ने देखा है तो डेफिनेटली लोग जहां जहां एक रीजनल बेस हुआ करता था, जो शिवसेना का, एनसीपी का, आज आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र का, अगर पैन महाराष्ट्र का आप देखें तो बीजेपी एक सिंगल पार्टी है जो पूरे पैन महाराष्ट्र में है। उसका कोई एरिया नहीं है कि कोंकण में है या फिर दक्षिण महाराष्ट्र में है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, मुंबई रीजन में है, वो सब जगह है। आज शिवसेना की हालत यह है कि शिवसेना एक छोटे से एक इलाके में सिमट गई है, उद्धव पार्टी, जो सीधे बीएनपी पे अपने कब्जे के लिए परेशान है। दूसरी तरह आप देखिए शरद पवार की पार्टी एक कोने में, एक इलाके में अपनी पार्टी बन गई है। शिवसेना दूसरे जो अजीत पवार की है, शरद पवार की बदले में एनसीपी अजीत पवार की जो है वो भी एक कोने की पार्टी है। तो ये सारे एक इलाकाई पार्टी हो गई रीजनल पार्टी के साथ साथ। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात जब आप करते हैं तो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स, ये डेवलपमेंट का डिस्कोर्स जब आम लोगों ने इसको शुरू किया है तो ये सारे भ्रम की सियासत जो है, पैसा बट गया, एसआईआर की लिस्ट में धोखा था, उसमें ईवीएम में धोखा था, तो ये सारे चीजों का जवाब आपको मिलता है। जब ये जवाब आज अगर आप देखते हैं कि बीजेपी का क्लीन स्वीप है तो ये भी एक तरह से सारे भ्रम की सियासत का जवाब है जो जनता ने महाराष्ट्र से दिया है। और मुझे लगता है कि देश में डेवलपमेंट का डिस्कोर्स जो है वो आने वाले समय में इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को कमजोर करेगा। ठीक है सर, शिशिर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शिशिर, मैं चाहूंगा कि चलते चलते बहुत शॉर्ट में आप बताइए क्या कुछ बदलने वाला है महाराष्ट्र में, किस तरह से जो वहां सियासत है वो इन चुनावों के बाद आपको बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात करें महाराष्ट्र चुनाव की तो असेंबली में देखा कि किस प्रकार से विधायक चुनके गए। हालांकि इस बार हमने देखा किस प्रकार से गांव में जो है बीजेपी फैल रही है। और अब हम अगर सिलसिला चलता रहेगा तो खासतौर पर महानगर पालिका के चुनाव की बात करें तो ये आंकड़ा अगर देखा जाए, डिफरेंस अगर देखा जाए, ये कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। खासतौर पर मुंबई की बात करें, मुंबई में जाहिर सी बात है कि इस वक्त एमएनएस जो है वो शिवसेना के साथ आई है। लेकिन क्या एमएनएस इस वक्त उस ताकत से खड़ी है? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए 2017 में एमएनएस के कुछ जो नगर सेवक जो पार्षद चुन के आए थे, उस वक्त हमने देखा कि किस प्रकार से संयुक्त, हालांकि शिवसेना उस वक्त थी, उद्धव ठाकरे ने जो है एमएनएस के ही पार्षद जो है अपनी पार्टी में सम्मिलित किए गए थे। हालांकि कुछ जो चुन के आए थे नगर सेवक, उन्होंने जो है एमएनएस से रेजोल्यूशन दिया था और वो उद्धव ठाकरे के साथ आए थे। तो ये भी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से पिछली बार जो है ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी थी। हालांकि अब देखना होगा कि क्या मजबूरी है, दोनों पार्टी एक साथ खड़ी है, लेकिन क्या धरातल पर एमएनएस और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का वो बेस मुंबई में बचा है क्या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों से हालांकि ये प्रदर्शित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी, निश्चित तौर पर, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये प्रदर्शन करेंगे और आगे की सियासत किस करवट जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे विकसित भारत की बात, विकसित गांव की बात और विकसित गांव का संकल्प जी राम जी कानून के जरिए। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी अधिनियम 2025 कानून बन गया है। ग्रामीण रोजगार नीति में इसे एक ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि ये कानून सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव को मजबूत करता है। विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत 20 वर्ष पुराने मनरेगा कानून की सारी कमियों को हटाकर एक आधुनिक व्यवस्था बनाई गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर चर्चा होगी। इसके तहत ऐसे ग्रामीण परिवार 18 साल से अधिक आयु वाले सदस्य अकुशल श्रम करना चाहते हैं जो उन्हें हर वित्तीय वर्ष के दौरान 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा कानून में केवल 100 दिन के ही रोजगार की मिलने की गारंटी थी। इस नए कानून का उद्देश्य रोजगार पैदा करने के साथ साथ गांवों में मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचा बनाना है। मनरेगा के तहत काम अलग अलग श्रेणियों में फैले हुए थे। नए कानून में काम को 4 मुख्य प्रकार यानी कि जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े काम और मौसम से जुड़े जोखिमों को कम करने वाले काम तक सीमित रखा गया है। इस नए कानून में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए गए विकसित ग्राम पंचायत प्लान को अनिवार्य किया गया है। इन योजनाओं को PM गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और गांवों में टिकाऊ निर्माण हो सकेगा। जल से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से ज्यादा जल निकाय बनाए जाएंगे और इनको या तो पुनर्जीवित किया जा चुका है। इससे खेती और भूजल को लाभ हुआ है। 125 दिनों की गारंटी से गांव की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अधिक ग्रामीण अवसरों और टिकाऊ निर्माण में से पलायन का जो संकट है, जो गांवों से पलायन होता था, उसमें कमी आएगी। डिजिटल उपस्थिति यानी डिजिटल जो अटेंडेंस है, जो मार्क होगा, डिजिटल भुगतान और डेटा आधारित योजना इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगी और इससे फर्जीवाड़ा, जो लीकेज जिसकी बात हो रही है, भ्रष्टाचार, वो रुकेगा। बड़ा सवाल यह है कि जो विपक्ष बार बार उठा रहा है कि अब मनरेगा को बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। मनरेगा इसलिए पड़ी क्योंकि मनरेगा वर्ष 2005 की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था। अब ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आ चुका है। गरीबी दर 2011-12 में 25.7% थी, जो अब 2023-24 में 200 वर्ष पहले घटकर 4.86% रह गई, यानी कि 25% से घटकर 5% से भी कम हो गई। आज सामाजिक सुरक्षा मजबूत है, संपर्क सुविधाएं बेहतर हुई हैं और डिजिटल पहुंच बढ़ गई है। ऐसे में पुराना ढांचा आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खा रहा था। इसी कारण नए और अधिक प्रासंगिक रोजगार ढांचे की जरूरत पड़ी। मनरेगा में कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण बदलाव जरूरी हुआ, यह भी सवाल बार बार उठ रहा है। पश्चिम बंगाल के 19 जिलों की जांच के दौरान फर्जी काम, नियम उल्लंघन और धन के दुरुपयोग पाए गए, जिसके कारण फंडिंग रोकनी पड़ी। ये एक जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि आप समझिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार हावी होने लगा था। 2025-26 में 23 राज्यों की निगरानी में ऐसे काम मिले जो स्थल पर मौजूद ही नहीं थे या खर्च के अनुरूप नहीं थे। 2024-25 में 193.67 करोड़ रुपए का गबन दर्ज किया गया। महामारी के बाद केवल 7.61% परिवारों को ही 100 दिनों का काम वो पूरा कर पाए। इन समस्याओं के कारण नया ढांचा बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने से बौखलाई कांग्रेस इस कानून को गरीब विरोधी बता रही है, लेकिन कैसे, ये तर्क उसके पास नहीं दिखते। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बार बार वो इस पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने इसे काला कानून बताया और इसके खिलाफ लड़ते रहने के लिए तैयार रहने की बात कही है।
तो क्या कुछ कहना है सोनिया गांधी का? कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सोनिया गांधी कहती हैं कि काले कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जी राम जी कानून मजदूरों को रोजगार की पूरी गारंटी देता है। बहुत बड़ा बदलाव है, इसको जानिए, समझिए और देखिए। ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे एडिटोरियल, हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहेंगे अनुज से। अनुज, आम लोगों का जो इससे पहले इस मनरेगा के काम से जुड़े हुए थे, उनका रिएक्शन क्या कहता है? आप ग्रामीण विकास की बीट भी देखते हैं, आप तमाम इससे जुड़ी हुई स्टोरीज पहले कवर कर चुके हैं। जो आम लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात निखिल यही है कि लोगों को अगर रोजगार के दिन अगर उसके बढ़ेंगे तो उन्हें क्या आपत्ति होगी। उनके वेतन में जो पहले भ्रष्टाचार होता था, पूरा पैसा नहीं मिलता था, तो उन्हें क्या आपत्ति होगी, क्योंकि अब तो डिजिटल माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा रोजगार के लिए, क्योंकि इस बार गारंटी दी गई है। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस कानून के अंदर बदलाव किए गए हैं वो बेहतरी के लिए किए गए हैं। 20 साल पुराना जो कानून था मनरेगा का, वो मनरेगा का कानून उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा कानून था। उसकी आलोचना कहां भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए की सरकार ने या किसी ने की, बल्कि समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बदलाव हर कानून के अंदर होता है, हर योजनाओं के अंदर होता है, और वही इसके अंदर भी करने की कोशिश की है। अभी तक भी मैं संसद में के अंदर भी हमने देखा विपक्ष सिर्फ एक बात की आलोचना लगातार कर रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया जी, लेकिन किसी भी विपक्ष के नेता की आपने एक भी कोई बयान ऐसा सुना जिसमें इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके ऊपर आपत्ति जताई हो निखिल? ये एक सबसे बड़ी बात है ना। 125 दिन का रोजगार मिलेगा, 100 दिन से ज्यादा, अब 25 दिन का ज्यादा, 60 दिन का आपने एक कैप भी लगा दिया कि जिस समय कटाई और बुआई का समय होगा मजदूरों को सरकारी योजनाओं में काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसानों को उस समय सबसे ज्यादा श्रमिकों की होती है, तो किसान का भी काम चलेगा। तो आप ये देखिए कि इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पहले किसान को समस्या श्रमिकों की थी, श्रमिकों की काम की समस्या थी। अब तो दोनों का ऐसा तालमेल बैठा दिया गया, ना तो श्रमिक को अपना घर गांव छोड़ के जाना है और ना किसानों को श्रमिकों की तलाश दूसरे राज्यों से करनी होगी। और रोजगार की गारंटी है, और सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं, उनकी आजीविका की गारंटी, कम से कम उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो पूरी हो सके, और इतना पैसा कम से कम उनको मिले कि अपना वो जो एक आजीवन है उसको ठीक तरीके से चला सके। ये एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव इसके अंदर आया है। और अपनी बात को मैं खत्म करते हुए बताऊं कि पहले तो मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार इतना था कि जो संपन्न किसान हैं, संपन्न लोग हैं, वो उसके लाभार्थी बन जाते थे, उन्हें पैसा मिलता था, जरूरतमंद लोग फिर भी पलायन करते थे। तो ऐसा अब तो इस कानून के माध्यम से नहीं होगा। जी बिल्कुल। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि दरअसल ये पूरी सियासत है
और कांग्रेस खुलेआम कह रही कि भाई ये गरीब विरोधी है। कैसे वो ये बात नहीं बता पा रहे, जैसे कि अभी अनुज ने कहा कि भाई कैसे गरीब विरोधी है, ये बताने को तैयार नहीं है। ये समझना चाहेंगे कि दर्द दरअसल कांग्रेस को या विपक्ष को कहां सबसे ज्यादा है, नाम बदलने पर या योजना इतनी अच्छी है कि उनको लगता है कि बीजेपी जनता के बीच में स्कोर करेगी। लेकिन इसको लगातार अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने इसको किस तरह से एक अपना सबसे बड़ा सियासी एक आप कह सकते हैं कि एक संघर्ष के रूप में अपनाया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये हमारा संघर्ष जो है ये कम से कम मनरेगा को लेके कि उनको लगता है कि हम पार्टी में एक नई जान फूंक सकते हैं। लेकिन उनके पास तर्क क्या है? आज कई देश के बड़े अखबारों में सोनिया गांधी का आर्टिकल छपा है और कल भी सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया पे खास करके यूट्यूब पे भी अपने 1.5-2 मिनट का वक्तव्य भी जारी किया था जी। अब सवाल है कि सोनिया गांधी की पीड़ा जो है, जिस बात को उठा रहे हैं कि मनरेगा एक कैसे एक रिवॉल्यूशनरी एक यूपीए सरकार की एक योजना थी जो कैसे ग्रामीण भारत को चेंज किया था और कैसे एक टूल्स दिया था उसमें गरीब और छोटे मध्यम वर्ग के किसानों को और मजदूरों को जो सशक्त हुआ था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि मनरेगा का एक बड़ा रोल रहा था ग्रामीण भारत में, लेकिन क्या जो मिट्टी खोदते खोदते 20 साल के मनरेगा के मजदूर का, क्या वही 20 साल पुराना बिहार के मजदूर, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के मजदूर हैं, वो कितने मिट्टी खोदे? आज अगर जो भारत सरकार का ये नया स्कीम है जीराम जी का, ये ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, ये टोटलिटी में बात करता है। आप एक बात जब करते हैं तो सोनिया जी शायद इस बात को भूल जाती है कि पर्सपेक्टिव जो आपने रिपोर्ट में बताए थे कि 25% की गरीबी वाला ये पूरा देश कैसे 20% में 5% के लगभग में सिमट के रह गया है जी। तो वहां उसकी रिक्वायरमेंट और वहां जॉब का नेचर बदल गया है जी। आज अगर गांव में आप जाएंगे तो वहां सड़कें बन रही है, करोड़ों आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की बन रही हैं, उसी गांव में करोड़ों शौचालय बने हैं, उसी गांव में करोड़ों जल से नल का व्यवस्था में कई काम ऐसे पड़े हैं। तो पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ सड़क खोदो, आप कह रहे हैं कि उसके बाद का जो है उस मिट्टी को यहां से वहां डालो। तो ये मिट्टी के काम से आज का भारत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रामीण भारत मजबूत नहीं होगा। ठीक बात है, आमूल परिवर्तन हो चुका है व्यवस्थाओं में, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये इसको तो जो बदलाव की जरूरत ऑन ग्राउंड वहां पर तो जरूरत थी। एक बार मैं वापस आना चाहूंगा अनुज के पास। अनुज, ऑन ग्राउंड बदलाव की जो जरूरत जिसकी बात कही जा रही है कि विकास दरअसल अब दूसरे किस्म का विकास चाहिए था गांव में, कैसे इसको महसूस करते हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, अब तो आप निखिल गांवों के अंदर जाएंगे तो आपको वो पुराने गांव तो अब नहीं दिखाई देंगे 2 दशक पहले। अब तो गांव के अंदर आप जाएंगे, बढ़िया सड़कें दिखाई देती हैं, बढ़िया तालाब दिखाई देते हैं और सारी बात तो छोड़िए, शहरों की तरह बड़ी बड़ी पानी की टंकियां दिखाई देती हैं। तो गांवों का रूप स्वरूप दोनों बदले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कानून के माध्यम से एक जो सबसे बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है वो क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा काम किया है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी इसमें तय की गई है। पहले केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत आसान होता था कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, केंद्र ने उस राज्य को दिया, हमें नहीं दिया। अरे केंद्र तो सभी को पैसा देता था लेकिन उसका उपयोग नहीं होता था, राज्य सरकारों के खाते में वो पैसा पड़ा रहता था। लेकिन अब जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों राज्यों के बीच में शामिल की गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, सहकार से समृद्धि। अगर सहकार से समृद्धि का नारा लेके आगे चला जाएगा तो ही 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए, राज्यों की भी, केंद्र की भी, किसानों की भी, श्रमिकों की भी। तो मुझे लगता है कि जो 40 और 60% का जो इसमें धनराशि का जो उपयोग किया जाएगा, उसमें अब 40% की जो धनराशि राज्योयों को खर्च करनी होगी तो उनकी भी एक जिम्मेदारी होगी और जवाबदेही भी होगी। जनता उनसे भी पूछेगी कि केंद्र ने तो अपने हिस्से का 60% दिया, राज्य 40% कब देंगे या कितना खर्च किया। तो मुझे लगता है एक अच्छा समन्वय बनाने की वैसे कोशिश की गई है, जो आने वाले समय में गांवों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदलती हुई नजर आएगी। जी, निश्चित तौर पर तो आगे की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, इस बात की सभी को उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अनुज और विनोद जी, आपका भी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां अजब गजब की सियासत दरअसल छाई हुई है। बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश में चुनाव से पहले नफरती हिंसा भड़काकर यूनुस सरकार कुछ अलग सियासी रास्ता अख्तियार कर रही है। कट्टरपंथी युवा नेता उस्मान हैदी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हैदी के कातिल को बांग्लादेश पुलिस लोकल मुस्लिम नेता बता रही है और उसकी धरपकड़ की कोशिश कर रही है। लेकिन बॉर्डर से सटे मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कुख्यात विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की जुगत बना रहे हैं। कभी बीजेपी को वोट देने वाले को भागीरथी में फेंकने का दावा करने वाले हुमायूं कबीर आज टीएमसी से अलग खुद अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी इसे मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने डर का माहौल जरूर बना दिया है। उधर एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद सीएम ममता बनर्जी काफी नाराज हैं और सीधा निशाना चुनाव आयोग पर बना रही हैं। टीएमसी के बीएलए की मीटिंग में ममता बनर्जी एसआईआर को साजिश करार देती हैं। ममता बनर्जी की चिंता सबसे ज्यादा उन वोटर्स को लेकर है जिनका कोई लिंक 2002 के वोटर लिस्ट से मैच नहीं करता है, और ऐसे 1.5 करोड़ वोटर्स की प्रॉक्सी मैपिंग होनी है जिससे उनके रूट का पता लगाया जा सके। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ भारत के नागरिक ही वोट देने का अधिकार रखते हैं। ये बात शायद टीएमसी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। सवाल यह है कि बंगाल में मां माटी मानुष की बात करने वाली मुख्यमंत्री के राज में मां के गीत गाने वाले मशहूर सिंगर को सेकुलर गीत गाने के लिए विवश किया जाता है। भारत का संविधान सबको एक समान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब वोट की सियासत अभिव्यक्ति और संस्कृति को सेकुलर और कम्युनल में उलझा कर रख देती है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, ये एक अजब किस्म की सियासत है जहां पर एसआईआर का विरोध करते करते कभी कम्युनल सियासत का विरोध करने के लिए किसी सिंगर को उसके मंच पर धमकाया जाता है कि ये गाना मत गाओ। किस तरह से ये जो पूरी वहां सियासत है वो दरअसल दो फाड़ दिखती हुई नजर आ रही है। निखिल, मैं कहां से शुरू करूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आप स्थिति को इस तरह से बयां किए हैं, सचमुच एक अजीब गरीब स्थिति है पूरे बंगाल में। लेकिन एक बात मैं पहले कह दूं, मैं सिंगर के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में पहले ना बताकर, अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी अपने कुछ ब्लॉक लेवल एजेंट के साथ एक मीटिंग कर रही थी। और आपको पता है कि बंगाल की जो चुनाव आयोग है उन्होंने केंद्रीय सरकार की कुछ जो कर्मचारी है उनको माइक्रो लेवल ऑब्जर्वर के हिसाब से इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि जो सुनानी होने जा रहा है वहां पे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो प्रदेश सरकार की किसी कर्मचारी के ऊपर भरोसा नहीं रखकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये जो जिम्मेदारी है ये देने जा रहा है, चाहे वो रेलवे की हो चाहे वो बाकी जो आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी है। अब ममता बनर्जी एक माफिया की तरह, ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए एक चुने हुए नेता की बारे में या चीफ मिनिस्टर के बारे में, लेकिन उन्होंने जो मीटिंग है इसमें बता रहा है कि आप पता करो ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की एड्रेस क्या है। आप बात को समझने की कोशिश करें। मेंटल प्रेशर या धमकियां किस लेवल पर चले गए कि अपने ये जो तृणमूल कांग्रेस की जो
गुंडे या जो भी हो इनको बता रहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसका एड्रेस पता करो, कहाँ रहते हैं ये पता करो, इसके बाद क्या होता है ये आप पता करो निखिल, कि इसके बाद क्या उनका जी बिल्कुल। और जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में अब तक और खासतौर पर ममता बनर्जी के समय में, ये अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। कि निखिल कहाँ रहते हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनके पत्नी कहाँ है, उनके बच्चा कौन से स्कूल में जाते रहते हैं, ये पता करो सब। और उसके बाद मैं देखता हूं कि ये किस तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर बन के हमारी जो पेपर्स है, हमारी जो गलत पेपर्स है उसके ऊपर कैसे वो ये करते हैं, आपत्ति उठाते हैं, उनका कितना दूर तक हिम्मत है। जी जी जी, निश्चित तौर पर बड़ी जिसको कहते हैं कि भयावह स्थिति है। और जो जैसा आप बयान कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास समय बस सीईओ ने इसके बारे में संज्ञान लिया है। पहली बात तुरंत मैं बता देता हूं, आपके पास शायद समय नहीं है जी। और दूसरी तरफ जो सिंगर है वो सिंगर को बताया गया है कि आप सेक्युलर गाना गाइए। आप पूरे देश की जितने सारे सिंगर है या जितने सारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास मेरे बंगाल की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि आप खोज लीजिए कि सेक्युलर कविता क्या होते हैं, सेक्युलर गाना क्या होते हैं, सेक्युलर स्कल्पचर क्या होते हैं। और इस पर देश की जनता, बंगाल की जनता निश्चित तौर पर सोच रही है। और जाहिर तौर पर चुनाव में जिस तरह से चीजें होती हैं वो अपना फैसला लेगी जरूर, इस बात की सभी को उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे पास समय बस इतना ही। प्रसेनजीत बख्शी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।